स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12th के सब्जेक्ट बायोलॉजी का एक टॉपिक है और ये टॉपिक बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर से है, वनस्पति विज्ञान के भाग का तीसरा चैप्टर। और इस टॉपिक का नाम क्या है? भ्रूणपोष। अभी तक हम इस तीसरे चैप्टर से कई प्रकार के टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ा था हमने पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार का होता है। दूसरा जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंतर्गत असंगता या अनिश्चितता क्या होती है। तीसरा जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था निषेचन के दो भाग, निषेचन के प्रथम भाग और द्वितीय भाग के अंतर्गत निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ी थी। आप उन टॉपिक को पुनः पढ़ने के लिए, उन टॉपिक को पुनः समझने के लिए और इससे पहले के टॉपिक से जुड़ने के लिए इस चैप्टर के ये 4 से 5 वीडियो का अवलोकन आप जरूर करें। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अपने डाउट्स और क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। हमने इससे पहले जब फर्टिलाइजेशन का सेकंड पार्ट पढ़ा था तब इसके अंतर्गत हम जो पढ़ चुके हैं वो क्या है कि एक भ्रूण कोश के अंतर्गत जब परागनलिका परिवेशित हो जाती है, इसमें भ्रूण कोश में बीजांडका भ्रूण कोश में प्रवेशित हो जाती है, तो उस स्थिति में केंद्रक दोनों नर युग्मकों का संलयन होता है। एक नर युग्मक द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीयक केंद्रक से जुड़ करके एक 3N कोशिका का निर्माण करता है, जिसको हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रकों का संलयन हो रहा है इसलिए केंद्रक ही कहलाएगा। और दूसरी अंड कोशिका के साथ में निषेचित होकर के द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त इस भ्रूण कोश में पाई जाने वाली अन्य सभी संरचनाएं जैसे प्रतिमुखी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं इत्यादि विघटित हो जाती है। तो अब जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो इस भ्रूण कोश में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाएगी? तो केवल 2 कोशिकाएं। एक तो होती है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, या जब तक कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता तब तक वो केंद्रक है, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और दूसरा कौन सा है? द्विगुणित युग्मनज अथवा निषेचित अंड कोशिका। जब इस 3N केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है तब हम इस संरचना को नाम देते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अब आगे का परिवर्तन इन दोनों कोशिकाओं में होता है, क्योंकि त्रिगुणित कोशिका से भ्रूणपोष का निर्माण होगा और भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। इसीलिए इस कोशिका में हमेशा परिवर्धन या विभाजन के द्वारा जो नई संरचना बनेगी वो युग्मनज में परिवर्धन से पहले होती है, ताकि इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से भ्रूणपोष का निर्माण होगा और वो भ्रूणपोष परिवर्तनशील भ्रूण को प्राप्त होगा, तब जाकर के भ्रूण का पूर्ण रूप से विकास होगा। तो सबसे पहले प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिकाएं परिवर्तित होती है, इसलिए हम पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके युग्मनज से भ्रूण का परिवर्तन। जब हमने फर्टिलाइजेशन देखा था तब भी यही हुआ था। क्या हुआ था कि दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक सबसे पहले त्रिसंलयन की प्रक्रिया को संपन्न करता है, उसके बाद में सत्य निषेचन को संपन्न करता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारा ये टॉपिक भ्रूणपोष। क्योंकि एंजियोस्पर्म में निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण होता है, इसलिए वो कैसा होता है? त्रिगुणित। कैसा हुआ? त्रिगुणित। जबकि जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले होने के कारण वो हमेशा अगुणित होता है। जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाला एंडोस्पर्म हैप्लोइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लोइड होता है। भ्रूणपोष का निर्माण जिस कोशिका से होता है उसको प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका भ्रूणपोष की मात्र कोशिका
कहलाती है। ये विभाजित होकर के कुल 3 प्रकार के भ्रूणपोष का निर्माण करता है। एक को हम केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं, दूसरे को कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं और तीसरे को माध्यमिक अथवा हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष कहते हैं। तो कुल कितने प्रकार के भ्रूणपोष एंजियोस्पर्म पाए जाते हैं? 3 प्रकार के, केंद्रीय या न्यूक्लियर, कोशिकीय सेल्यूलर और हेलोबियल या इंटरमीडिएट टाइप्स का। क्या है भ्रूणपोष? थोड़ा सा कंफ्यूज दूर कर लेते हैं। इससे पहले जो हमने जो संरचना पढ़ी थी वो है भ्रूणकोश और जो आज पढ़ रहे हैं वो है भ्रूणपोष। दोनों में क्या अंतर है? भ्रूणपोष एक त्रिगुणित कोशिकीय संरचना है जो परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूणकोष एक बहुकोशिकीय संरचना है जिसमें भ्रूण का परिवर्तन होगा। सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष क्या होता है। केंद्रीय भ्रूणपोष के संदर्भ में बात करें तो ये भ्रूणपोष, इसके अंदर ये जो कोशिका पाई जाती है कौन सी हुई? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है। इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में सबसे पहले मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं। इसके फलस्वरूप बहुत सारे केंद्रक बनते हैं और ये केंद्रक बनने के बाद में इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के मध्य एक बड़ी सी रिक्तिका का निर्माण होने से सभी केंद्रक परिधि की ओर चले जाते हैं। कहाँ पर ट्रांसफर हो गए? परिधि की ओर। ये किस में हो रहा है? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, इस कोशिका के अंतर्गत सब क्रिया संपन्न हो रही है। इस रिक्तिका के निर्माण से जो केंद्र परिधि की ओर गए हैं उसमें से बीजांडद्वारीय सिरे की ओर और निभागीय सिरे की ओर केंद्रक अधिक स्थित होते हैं जबकि परिधीय भाग की ओर कम। बीजांडद्वारीय सिरा और निभागीय सिरा क्या हुआ? ये भ्रूणकोश था। मैं कुछ समय के लिए इस युग्मनज को यहाँ से हटा देता हूँ तो ये जो कोशिका बनी आकार बड़ी होगी तो इसके भी 2 सिरे हो गए, निभाग की ओर स्थित निभागीय सिरा और बीजांडद्वारीय सिरा, जबकि परिधि की ओर केंद्रक होते हैं वो कम होता है। इस संरचना को केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं। ये संरचना क्या बनी? भ्रूणपोष, जिसमें बहुत सारे केंद्र की बहुकेंद्रीय की अवस्था है। क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ तो कोशिका नहीं बनी, इसलिए इसको नाम देते हैं केंद्रीय भ्रूणपोष और कभी कभी हम उसको मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष भी कह सकते हैं। लगभग 56% आवर्तबीजी पादपों में पाया जाने वाला भ्रूणपोष केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं। केंद्रीय भ्रूणपोष का एक सामान्य सा एग्जाम्पल होता है नारियल। जब तक नारियल के अंदर पानी, जो नारियल का पानी हम पीते हैं, जो पीने वाला भाग है, पेय पदार्थ है, वो क्या है? वो भ्रूणपोष है। क्योंकि भ्रूणपोष त्रिगुणित हैं और इस भ्रूणपोष में विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। इसीलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, लाभदायक है। इसलिए हम उस तरल पदार्थ या पानी को पीते हैं। वो पानी, वो तरल पदार्थ उस नारियल का क्या कहलाता है? भ्रूणपोष। तो हम उस किसको खा रहे हैं? भ्रूणपोष को। वो द्रव भ्रूणपोष कहलाता है, लिक्विड एंडोस्पर्म कहलाता है। दूसरा जो प्रकार आता है उसको नाम देते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। मुक्त केंद्रीय में क्या हुआ कि केंद्रक विभाजन तो हुआ लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन कोशिकीय प्रकार के भ्रूणपोष में क्या होता है कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के केंद्रक में विभाजन हुआ तो कितने केंद्रक बन गए? 2 केंद्रक बन गए। इसके बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। फिर और केंद्रक विभाजन हुआ और प्रत्येक केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनी? कोशिकाएं बनी। जब कोशिकाओं युक्त भ्रूणपोष बनता है तो उसको नाम देते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। कौन से प्रकार का बन गया? कोशिकीय भ्रूणपोष का। दोनों में क्या अंतर है? केंद्रीय भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, लेकिन कोशिकीय भ्रूणपोष में उत्तरोत्तर केंद्रक विभाजन के पश्चात, यानी प्रत्येक केंद्रक विभाजन के पश्चात जब 2 केंद्रक बनते हैं तो उसके साथ साथ में कोशिका भित्ति का निर्माण होता जाता है। किसमें पाया जाता है? गैमोपटेली वर्ग के पादप, जैसे वर्बेस्कम, ये पादप का नाम है और ये वर्ग है। गैमोपटेली क्या है? तो जब बेंथम और हुकर ने पादपों का क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें
सब डिवीज़न फेनरोगेमस को सब डिवीज़न 3 में बांटा था। कौन कौन से थे? मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन और जिम्नोस्पर्मी। उसमें से डाइकोटिलिडन के 3 वर्ग थे, पॉलीपटिली, गैमोपटिली और एक्लेमाडाइस्पोरी। तीसरा जो प्रकार है भ्रूणपोष का वो है माध्यमिक प्रकार का, या एक बीजपत्री पादप के हेलोबियल गण के सदस्यों में पाया जाता है, इसलिए इसको हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें माध्यमिक का मतलब होता है दोनों मिक्स, केंद्र की भी है और कोशिकी भी है। सबसे पहले प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक में विभाजन से 2 केंद्रक बने और इसके बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ। एक कोशिका छोटी है, दूसरी कोशिका बड़ी। निभागीय सीरी की जो कोशिका बनी हुई है उस कोशिका में आगे मुक्त केंद्रीय विभाजन होने से मुक्त केंद्रीय प्रकार का भ्रूणपोष बना। कौन सा बना? मुक्त केंद्रीय प्रकार। लेकिन जो अंड द्वार क्षेत्र की ओर या बीजांड द्वार क्षेत्र की ओर कोशिका है उस कोशिका में प्रत्येक विभाजन के बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण होने से कोशिकीय प्रकार का भ्रूणपोष बना। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है माध्यमिक भ्रूणपोष या माध्यमिक प्रकार का भ्रूणपोष। और हेलोबियल में पाए जाने के कारण, हेलोबियल गण के पादप में पाए जाने का नाम उसको दिया जाता है हेलोबियल प्रकार का। वापस देख लीजिए कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में क्या होता है? प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्र में विभाजन होने से 2 केंद्रक बना, उसके बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण होने से 2 कोशिका बनी, निभागीय सीरी की ओर कोशिका और दूसरी बनती है बीजांड द्वारी सीरी की ओर कोशिका है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि निभागीय सीरी की ओर के केंद्रक में मुक्त केंद्र के विभाजन होने से केंद्रीय भ्रूणपोष बना, जबकि बीजांड द्वारी सीरी की ओर स्थित कोशिका में विभाजन से कोशिकीय विभाजन बनता है, कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो दोनों ही प्रकार के कोशिकीय और केंद्रीय भ्रूणपोष एक ही प्रकार के भ्रूणपोष में उपस्थित है, इसलिए इसको नाम देते हैं माध्यमिक प्रकार का भ्रूणपोष। तो एंजियोस्पर्म में कुल 3 प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। कौन कौन सा? केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष। अब ये भ्रूणपोष इस पादप के लिए क्या महत्व रखता है, इसका उपयोग क्या है? तो भ्रूणपोष में अभी बताया था आपको, भ्रूणपोष में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विभिन्न खनिज पोषक और विटामिन पाए जाते हैं। ये सभी घटक परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। यदि भ्रूणपोष का निर्माण नहीं हो तो पोषण के अभाव में भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। यदि भ्रूणपोष की मात्रा कम हो जाती है उस स्थिति में भी भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। और दूसरा, सामान्यतः भ्रूणपोष भ्रूण के द्वारा प्रयुक्त कर लिया जाता है, लेकिन कभी कभी बीज निर्माण के बाद में भी भ्रूणपोष की कुछ मात्रा बीज में बनी रहती है। ऐसे बीजों को हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। तो भ्रूणपोषी बीज में ये भ्रूणपोष वापस अंकुरण के दौरान नवोद्भिद को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। क्या कार्य करेगा? पोषण प्रदान करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भ्रूणपोष से विशेष प्रकार की तंतुल संरचनाएं निकलती है जो बीजांड काय कोशिका में प्रवेशित हो जाती है या बीजांड में प्रवेशित हो जाती है। जब भ्रूणपोष की कमी हो जाती है उस स्थिति में इस भ्रूणपोष की कुछ कोशिकाओं से तंतुल संरचनाएं विकसित होती है जिसको हम अवशोषक अंग या सूचकांक कहते हैं। ये सूचकांक बीजांड काय कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करके भ्रूण को प्रदान करते हैं। किसको करेंगे? भ्रूण को। तो इस भ्रूणपोष के मुख्य रूप से 3 कार्य हुए। पहला, परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। सेकेंड, नवोद्भिद या अंकुरण के दौरान नवोद्भिद को पोषण प्रदान करना। और तीसरा, इससे विकसित संरचनाएं अवशोषक अंग के रूप में कार्य करती है। कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष होता है अगुणित। आंसर क्या होगा? अगुणित। अथवा एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाला भ्रूणपोष होता त्रिगुणित। कभी 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले त्रिगुणित भ्रूणपोष किस कारण निर्मित होता है, उसका कारण लिखिए और इसका महत्व लिखिए। तो महत्व लिख सकते हैं। प्रश्न ये भी बन सकते हैं कि एंजियोस्पर्म अथवा आवर्तबीजी पादपों में कुल कितने प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है
इसमें से क्या आप बता सकते हो कि अधिकांश पादपों में पाया जाने वाला भ्रूणपोष कौन सा होगा? अधिकांश पादपों में तो वो कौन से प्रकार का होगा? केंद्रीय प्रकार का भ्रूणपोष। यदि आपको कोई वाइवा में प्रश्न पूछे कि आप नारियल का जो भाग खाते हो वो कौन सा है और जो पीते हैं वो कौन सा, तो जो पीने वाला भाग अथवा खाने वाला भाग दोनों ही भ्रूणपोष है। लेकिन जो गिरी के रूप में हम खाते हैं, सॉलिड पार्ट होता है, वो तो होता है कोशिकीय, और जो द्रव अवस्था में पानी पिया जाता है तो नारियल का पानी वो होता है द्रव भ्रूणपोष। वही द्रव भ्रूणपोष आगे जाकर के कोशिका भित्ति का निर्माण होने से सॉलिड हो जाता है, वो गिरी के रूप में कहलाता है। तो सामान्यतः जो प्रश्न पूछा जाता है वो नारियल के पानी से पूछा जाता है। किससे पूछा जाएगा? नारियल के पानी। तो नारियल का पानी पादप का कौन सा भाग हुआ? भ्रूणपोष। और वो भ्रूणपोष कौन सा प्रकार का हुआ? केंद्रीय भ्रूणपोष। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम भ्रूण कोश की एक अन्य संरचना जो द्विगुद कोशिका है, युग्मनज कहते हैं, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है, अर्थात हम पढ़ेंगे भ्रूण परिवर्धन। थैंक यू।